पहली राजनीतिक रूप से पकड़ बन पाई, इस स्टेज तक हम लेकर आए एक व्यक्ति को जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पूरी हिंदुस्तान में अपना परिचय रखते हैं और बाहर भी उन्हें लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के वो प्रमुख प्रवक्ता है श्री प्रकाश जी जावड़ेकर साहब, और उनको लाने में सबसे बड़ी मदद जो मिली वो हमारे मनु भैया मानवेंद्र की मिली। वहीं से हमारी शुरुआत हुई। मैं मानवेंद्र जी के लिए फिर से जोरदार सम्मान पूर्वक तालियां चाहूंगा। और आप सभी के लिए हम आभारी हैं, आपके साथ हैं। ये संघर्ष, ये लड़ाई इस सिस्टम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाएंगे। वक्त आएगा, कहा करते थे कि वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। किस कदर दबा दिया गया इस आवाज को, इसकी क्या क्या बोले। एनीवे, अभी मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि 5 बजने को है और मुख्य वक्ता हमारे माननीय श्री जो भी सीनियर्स है वो हमारे बीच है। मैं पुनः व्हाट्सएप के लिए मैं क्या कहूँ, शरीर साथ ठीक से नहीं दे पाता, कई तरह की प्रॉब्लम्स अचानक आ जाती है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, हीमोग्लोबिन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो अंदर की वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। पर उन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी डट कर जमे रहे, हर आवाज को सुना बिना किसी टेंशन के। पूरा का पूरा ये 15 दिन नहीं, पूरे 4 महीने लगाए हैं। मैं बहुत सम्मान पूर्वक तालियां चाहूंगा श्री व्हाट्सएप के लिए मुकेश जी को साहब से। इनकलाब साथियों, सारे सीनियर साथी यहाँ पर हैं, आप सबका सहयोग। मैं तो बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। ये हम जीत रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, लड़ाई अभी शुरू हुई है, लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें लड़ना है तो उसकी तैयारी हमें अभी से और करनी होगी। संगठन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें, जीत हमारी होगी। थैंक यू। हर डिस्ट्रीब्यूटर के दिलों पर राज करने वाले हम सबको बहुत गर्व है कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा और शायद उसी आशीर्वाद की वजह से हम लोगों ने इस प्रकार से इस आंदोलन को ये रूप दिया। आदरणीय मुकेश नमस्कार जी। क्या आप भी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कैसे हैं? ये एक वर्ड जो है एनर्जी डाल देता है, बहुत लंबी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में किसी भी रूप से जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया है, अगर नाम लूंगा तो इतने सारे लोग होंगे क्योंकि हर आदमी ने दिल से पूरा कंट्रीब्यूट किया इस आंदोलन को, तो नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन दिल से थैंक्स करता हूँ। लेकिन जिन लोगों की क्वांटिटी को गिना जा सकता है उन्हें स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो लोग अनशन पर बैठे 10 दिन तक लगातार। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जैनिज्म से बिलोंग करते हैं और संवत्सरी एक पर्व आता है जैनियों में, तब हमें हमारे यहाँ सारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई एक दिन तो कुछ उपवास कर लो। उस एक दिन से जब भी मैं बीता तो मुझे लगा कि ये त्योहार होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि इसमें पानी भी नहीं पीना होता और पूरे दिन भर 24 आवर्स भूखा रहना पड़ता है। तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। मुझे तो अच्छी तरह पता है कि जब मैं मेरी एक दिन की वो हालत देखता हूँ और आप लोग 10 दिन से बैठे हैं, तो मैं ऊपरी रूप से भाषणबाजी में नहीं, दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से इस हिंदुस्तान में जब भी एमएलएम की बात होगी तो इस आरसीएम की, इस अनशन की बात जरूर होगी, इस इतिहास को जरूर लिखा जाएगा। कई बार लोगों ने एमएलएम पर कानून बनाने की, गाइडलाइन बनाने की मांग की, लेकिन किसी ने भी इतना दमखम कभी नहीं दिखाया, किसी ने भी इतना जोश कभी नहीं दिखाया, किसी भी संगठन ने इतना कमिटमेंट कभी नहीं बताया। ये प्रकरण जो बार बार आप सुन रहे हैं, इसकी पूरी चीज मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 10 दिनों में हमने सभी लोगों ने इसी सब्जेक्ट पे बात की थी कि आरसीएम के साथ क्या क्या हुआ। इस देश का प्रतिनिधि जो है वो प्रबुद्ध लोग करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, समाज सेवी लोग करते हैं, प्लस जनप्रतिनिधि जो हमसे चुन के आते हैं। इस पूरे देश का प्रतिनिधि, इस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। जब उन ज्ञानी, उन प्रबुद्ध लोगों के अंदर किसी चीज पर अपना विश्वास अटूट हो जाता है और जिस भी चीज को वो सारे लोग अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज को सामाजिक मान्यता इस हिंदुस्तान में मिल जाती है। नीचे से कोई आदमी कहे कि ये चीज अच्छी है तो शायद बहुत सारे विरोधाभास पैदा होते हैं, लेकिन ऊपर से सारे लोग एक थीसिस कहे कि ये चीज अच्छी है तो पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। अब तक सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ यही थी। जो लोग आरसीएम करते थे वो आरसीएम को अच्छी तरह जानते थे, अच्छी तरह पहचानते थे। आरसीएम में क्या क्या मिल सकता है, क्या इसके अंदर देशभक्ति है, देश को क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें जो पता थी सिर्फ उन लोगों को जो आरसीएम करते हैं या आरसीएम करने वाले परिवार के अंदर रहते हैं या उनके अंदर पैदा हुए। इसके अलावा कोई नहीं जानता था। जिन लोगों को आरसीएम करने का मौका नहीं मिला वो कभी भी नहीं समझ सकता कि आरसीएम क्या परिवार है, आरसीएम क्या सिस्टम है और आरसीएम से क्या मिल सकता है। ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी विडंबना थी और इसी का नतीजा था कि समाज ने एमएलएम इंडस्ट्रीज को कभी भी अच्छा नहीं माना। हमेशा इसके बारे में दुष्प्रचार हुआ। लोगों ने अलग अलग तरह के आर्टिकल लिखे। एक आदमी सही बोलता तो 100 आदमी गलत बोलने वाले भी तैयार रहते। 100 आदमी गलत क्यों बोलते? क्योंकि बेसिकली वो इस सिस्टम के अंदर कभी घुसे ही नहीं थे, उसे सिस्टम के बारे में पता नहीं था। वो सिर्फ कुछ लोग जो धोखाधड़ी करते थे उनकी बातों से प्रभावित होते थे और उस सभी आदमियों के बारे में एक तरह की राय बना लिया करते थे। आरसीएम भी पिछले 11 सालों में इस दौर से गुजरते हुए, इस नेगेटिविटी के वातावरण से गुजरते हुए हिंदुस्तान की टॉप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनी। इतनी बड़ी नेगेटिविटी से निकलकर टॉप पर जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके पीछे क्या कारण है? कोई एक आदमी की वजह से ये कंपनी आगे नहीं गई। ये कंपनी अगर आगे गई तो ये गई है विश्वास की वजह से। कभी भी हमें डाउट नहीं हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा डाउट किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। और जो जो ये चीज मजबूत होती गई, इस कंपनी पे लोगों का फेथ बढ़ता गया और आज हमारे पास 1,31,57,000 से भी ज्यादा लोगों का परिवार है। कंफ्यूजन रहता था, लेकिन अब ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। बिल्कुल चालान में लिखा है कि 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें दी है। कहते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी छुपी होती है। तो कुछ लोग उस चालान को पढ़कर नेगेटिव होते हैं। उस चालान में मैं जब अपनी उपलब्धियां पढ़ता हूं तो मजबूत होता हूं। उसमें लिखा सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी। कौन कह रहा है? क्या नेगेटिव लिखा छोड़िए, उसके ऊपर तो अदालत है, लेकिन जो पॉजिटिव लिखा है तो उसको सब पढ़ेंगे। ये सारी बातें, ये सारे वाक्य हुए। चैलेंज क्या था?
राजस्थान में गोलसुख पर कार्रवाई हुई, उससे प्रभावित होकर जनता का प्रभाव पड़ा कि इस तरह की कंपनियां नहीं चलनी चाहिए। राजस्थान सरकार के वर्बली ऑर्डर हुए, राजस्थान की सारी कंपनियों पर कार्रवाई हुई, सारी कंपनियों पे पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि कॉमन ऑर्डर होता है तो लोगों को गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है। लूटमार मच रही है तो कोई चुप नहीं रहता, थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानते हुए भी आरसीएम पर कार्रवाई हुई। हम सब लोग मान रहे थे कि मेरे पास 3 बजे फोन आ गया था दिन में, 6 बजे कार्रवाई हुई थी और 3 बजे मेरे एक साथी है पत्रकार, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने रखी है और आरसीएम पर कार्रवाई होने वाली है। मैं उस समय निजामाबाद के अंदर था, आंध्र प्रदेश के अंदर, और मैंने उसको डांट दिया। आधे घंटे तक मैंने बात की, फ्री था। मैंने कहा भाई ठीक है, कार्रवाई करने गए तो जाने दो, हमारा क्या ले लेंगे वो, हम बिल्कुल गलत है नहीं, हम एकदम सही है, जाके आ जाएंगे, हम क्यों रोकें, हम क्यों डरें। बड़ी बड़ी बातें मैंने की, क्योंकि मेरे मन में कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दर्दनाक वाकया भी हो सकता है। 3 बजे मुझे पता था, मैंने किसी को भी फोन नहीं किया, मैंने सोचा कि ये कार्रवाई होगी और निपट जाएगी, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक के बाद एक वाक्य बढ़ते गए और फिर आरसीएम इन 100 दिनों में क्या हुआ ये सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं। लोगों ने किस तरह से अपनी दुश्मनियों का यूज किया, किस तरह से इस तरह के चैलेंजों को हमने फेस किया। मैं बात करता सामाजिक मान्यता की। आरसीएम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग आरसीएम कर रहे थे उनको पता है कि आरसीएम क्या है, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं उन्हें किसी भी पता नहीं था कि आरसीएम क्या है। मैं सैल्यूट करता हूं इस पूरे आंदोलन में जिन भी लोगों का सहयोग रहा, खास तौर से मैं जो भी लोग इसके अंदर एक भी मिनट का कंट्रीब्यूट किया उनका धन्यवाद, अनशनकारियों का विशेष सैल्यूट। लेकिन वो लोगों भी जिन्होंने सिर्फ यहां पर बैठने का काम नहीं किया। मुझे याद है कि सब लोग यहां पर सोते थे, मैं भी, मेरे पास भी एक कंबल थी और सर्दी बहुत बढ़ गई थी तो एक बहन आई थी हमारे पास कि हम बाहर से आए हैं, कंबल नहीं है, तो मेरी कंबल भी उन्होंने ले ली। और मेरे पास कंबल थी नहीं तो मैं गाड़ी सामने लगाकर उस गाड़ी में बिना कंबल सो जाया करता था। रोज सोचता था कि कल कंबल लानी है, लेकिन भूल जाता था, रात को याद आती थी तब दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चला, लेकिन फिर निकालता था और सुबह जब मैं 7:30 बजे उठता था, 7 बजे के आसपास, तो मैं पूरा चक्कर लगाता था, लोगों के जोश, लोगों की कार्रवाई को देखता था। लगभग 7:30 बजे तक तैयार होते हुए मुझे नजर आते थे, कंप्लीट, ना धोकर एकदम कंप्लीट, एक अंदर जोश, उमंग। हर आदमी को लगता है कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूट हो, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। सर मुझे ज्ञापन की कॉपी दो, मुझे अपने जनप्रतिनिधि से मिलना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई चालू होती। और यही चीज हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी विजय है कि पूरे हिंदुस्तान की संसद को हमने हिलाकर रख दिया। कोई सांसद नहीं छूटा जिसको आरसीएम का प्रकरण पता नहीं हो। 2 बार हमारी बात संसद के मंच से भी उठाई गई, पूरी संसद को इस बात का पता चला कि आरसीएम क्या सिस्टम है। फिर हमारे जितने भी सदस्य हैं एक एक ज्ञापन लेकर 3-3, 4-4 लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि से मिलते थे और उनको आरसीएम का पूरा वाक्य समझाने लगे। और 10 दिनों में क्या हुआ मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान को आरसीएम का प्लान पता चल गया, पूरे हिंदुस्तान के समृद्ध लोगों को। हिंदुस्तान में अब कोई टॉप का आदमी नहीं है जिसको आरसीएम का नाम पता नहीं, कोई भी टॉप का, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री महोदय हो, वित्त मंत्री महोदय हो, विपक्ष पार्टी के मेंबर हो, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हो, एक सिंगल। मैंने कहा था कि सामाजिक मान्यता कहां से मिलती है, पढ़े लिखे लोगों, प्रबुद्ध लोगों, समाज सेवी, जो भी टॉप के हैं। अन्ना हजारे जी को पता चला, बहुत गजब का माहौल रहा था उस दिन, है ना। हम देख रहे थे यहाँ से हर 10-15 मिनट में ट्यूब लोड हो जाती थी और हम उसको खोल कर वहां पर देखते थे। मेघा पाटकर जी हमारे बीच में है, महाभारत पार्टी, वो भाई साहब भी यहाँ पर आए थे। एक भी सिंगल आदमी नहीं था जिसको पता नहीं चला, और सबको ये पता चल गया कि कोई चीज गलत है तो कैसे हो सकता है कि 100 दिन के बाद भी
कोई आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है।